brought to you by Sensodent K. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। तारीख 3 और 4 जुलाई 2024, जगह कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, मौका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की सालाना लीडर्स समिट का। SCO दुनिया के सबसे ताकतवर क्षेत्रीय संगठनों में से एक है। हिंदुस्तान, रूस और चीन जैसे ताकतवर देश इसके सदस्य हैं। इसकी शुरुआत आतंकवाद से लड़ाई के मकसद से हुई थी। धीरे धीरे रूस और चीन इसका इस्तेमाल पश्चिमी देशों को चुनौती देने के लिए भी करने लगे। SCO चीन के लिए अपना वर्चस्व फैलाने का भी अब जरिया बना, मगर इस बार उसकी चमक कुछ फीकी दिख रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी। PM मोदी ने ऐन मौके पर अस्ताना का टूर कैंसिल कर दिया। फिर उनकी जगह विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने समिट में हिस्सा लिया। PM मोदी के ना जाने की वजह यह बताई गई कि संसद का सत्र चल रहा है, इसलिए नहीं जा पाएंगे, मगर जानकारों ने अंदर की महीन बात पकड़ी और दावा किया कि कहानी कुछ और है। उनकी माने तो जैसे जैसे SCO में चीन का वर्चस्व बढ़ा है, भारत ने उससे अब दूरी बना ली है। 2022 तक प्रधानमंत्री लगातार SCO समिट में हिस्सा ले रहे थे। जब 2023 में मेजबानी हिंदुस्तान के पास आई, तब समिट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित हुआ। इस दफा तो प्रधानमंत्री मोदी ने शामिल होने से ही मना कर दिया। उनकी गैर मौजूदगी इसलिए भी खास है क्योंकि इसी महीने उनका रूस दौरा तय हो गया। PM मोदी 8 जुलाई से रूस जा रहे हैं। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि भारत चीन और पाकिस्तान से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आज हम समझेंगे कि इस बार की SCO समिट में क्या क्या हुआ, PM मोदी के अस्ताना न जाने के मायने क्या हैं और क्या SCO चीन की मनमानी का अड्डा बन गया है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात SCO लीडर्स समिट की। सबसे पहले बेसिक्स आप क्लियर कर लीजिए। SCO की स्थापना 2001 में हुई थी। शुरुआत में 6 देश इसके सदस्य थे: रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया। 2023 में 9वें सदस्य के तौर पर ईरान को जगह मिली। इस बार समिट में बेलारूस को भी मेंबरशिप दी जा रही है। बेलारूस रूस और यूक्रेन का पड़ोसी देश है। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए बेलारूस की ज़मीन का ही इस्तेमाल किया था। यूक्रेन में जंग के बीच रूस ने अपने परमाणु हथियार भी वहां तैनात करके रखे हैं। इसके चलते पश्चिमी देशों ने बेलारूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। और तो और बेलारूस में पिछले 30 वर्षों से एक ही व्यक्ति सरकार चला रहा है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ये 1994 से मुल्क के राष्ट्रपति हैं। उनके ऊपर मानवाधिकार हनन, अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस फ्रीडम को कुचलने के आरोप लगते हैं। लुकाशेंको को यूरोप का आखिरी तानाशाह भी कहा जाता है। ये तो ही सदस्यों की बात। SCO बनाया क्यों गया? इसका शुरुआती मकसद था आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद जैसी समस्याओं से मिलकर लड़ना। बाद में अर्थव्यवस्था और रक्षा जैसे मसलों पर भी सहयोग की बात हुई। कितना प्रभावशाली है SCO? 2 सदस्य इसके, रूस और चीन, UN सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य हैं, उनके पास वीटो है। 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश हिंदुस्तान और चीन SCO में हैं। दुनिया की 43% से अधिक आबादी SCO के सदस्य देशों में रहती है। प्राइमरीली चीन और हिंदुस्तान की पॉपुलेशन के चलते हुआ है। दुनिया की GDP का 25% हिस्सा SCO का है। SCO के बारे में अगर आप और विस्तार से जानना चाहें तो आप दुनियादारी के पुराने एपिसोड्स को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम देंगे। आज फोकस इस साल की समिट पर ही रहने वाला है। इस बार की लीडर समिट अस्ताना में हो रही है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टकायेव ये मेज़बानी कर रहे हैं। कौन कौन से शीर्ष नेता पहुंचे? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आए, उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्ज़ियोयेव, तजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमली रखमोन, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर ज़रापोव, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, क्योंकि उनके देश को फुल टाइम मेंबरशिप इस बार दी जा रही है। ईरान में नया राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव हो रहा है। 5 जुलाई को दूसरे राउंड की वोटिंग होनी है, तो ईरान की तरफ से कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद मोख्बेर ने हिस्सा लिया था। इन नेताओं के अलावा तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन, अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस भी ये पहुंचे हैं। तुर्की और अज़रबैजान SCO के डायलॉग पार्टनर्स हैं।
जबकि यूएन हर बड़े क्षेत्रीय गुट के साथ संबंध बनाकर रखना चाहता है। इस बार एजेंडे पर कौन कौन से विषय थे? सबसे अधिक फोकस था आतंकवाद पर। इस बरस रूस में 2 बड़े हमले हो चुके हैं। मार्च 2024 में आतंकवादियों ने मॉस्को में क्रॉकस सिटी हॉल में घुसकर 145 लोगों की हत्या कर दी थी। फिर जून 2024 में दागिस्तान में पुलिस स्टेशन और यहूदी मंदिरों पर हमला हुआ, 21 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा अक्टूबर 2022 से पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के हमले बढ़े हैं। अफगान तालिबान के साथ भी रिश्ते तनावपूर्ण हैं। अफगानिस्तान को एससीओ में ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा मिला है, तो समिट में इस मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है। आतंकवाद के अलावा अर्थव्यवस्था, तकनीक और पर्यटन जैसे अलग अलग विषयों पर सहयोग बढ़ाने की भी बात हुई। हालांकि जानकारों का मानना है कि एससीओ एक सांकेतिक मंच भर है ताकि पश्चिमी देशों की गुटबाजी को कुछ चुनौती पेश की जा सके, मगर वहां बस चर्चाएं ही होती रहती। कलेक्टिव डिसीजन का कोई उदाहरण मिलता नहीं है और ना कोई फैसला किसी के लिए बाध्यकारी ही होता है। फिर एससीओ किस काम का है? सदस्य देशों के निजी हित भी होते हैं, तो उनके पास मैसेजिंग और द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने का अच्छा मौका होता है। आप उदाहरण से समझिए, रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया। जंग अभी तक चल रही है। इस बीच पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, रूस को अलग थलग करने की कोशिश की। फिर मार्च 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट ही निकाल दिया। इसके बाद पुतिन ने रूस से बाहर निकलना कम किया। इसको वेस्ट की कामयाबी के तौर पर देखा गया और फिर आया मई 2024। पुतिन ने राष्ट्रपति के तौर पर 5वां कार्यकाल शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने विदेशी दौरों की संख्या तेज की। 2023 में पुतिन पूरे बरस में सिर्फ 6 देशों के दौरे पर गए थे, जबकि 2024 में सिर्फ मई, जून और जुलाई में उनके 6 दौरे हो चुके हैं। 4 गुना स्पीड। कहाँ गए? 16 से 17 मई चीन में थे, 23 से 24 में बेलारूस में थे, 26 से 27 मई उज्बेकिस्तान, 18 से 19 जून नॉर्थ कोरिया, 19 से 20 जून वियतनाम, 3 से 4 जुलाई कजाकिस्तान में पुतिन एससीओ समिट में शामिल होने गए हैं। उनके 2 बड़े मकसद हैं। पहला, पुतिन ये दिखाना चाहते हैं कि वो अलग थलग नहीं हुए हैं। अभी भी उनके साथ लोग उठते बैठते चाय पीते हैं, अभी भी दुनिया में उनके सहयोगी हैं और वो पश्चिमी देशों की गुटबाजी को चुनौती दे सकते हैं अपना कोई गुट बना के। अपने सहयोगी बेलारूस को एससीओ में एंट्री दिलाकर उन्होंने ये साबित भी किया है कुछ हद तक। दूसरी बात यह कि आईसीसी के अरेस्ट वारंट के बाद पुतिन कुछ चुनिंदा देशों में ही गए थे। एससीओ समिट में वो बाकी सहयोगी देशों के साथ मिल सकते हैं, ऐसे देशों के साथ भी जो वेस्ट और ईस्ट के बीच कुछ संतुलन रखते हैं। जैसे इस बार पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन से मिले। पुतिन लंबे समय से तुर्की जाने का प्लान बना रहे थे, मगर उनका प्लान सफल नहीं हो रहा था। रूस की तरह चीन भी एससीओ को अलग नज़र से देखता है। सेंट्रल एशिया के 5 में से 4 देश एससीओ में हैं। चीन एससीओ के जरिए उन पर पकड़ बना सकता है। वहीं छोटे देशों के लिए भारत, रूस और चीन जैसे ताकतवर देशों के साथ संबंध मजबूत करने का ये एक मौका होता है। एससीओ में भारत की भूमिका के बारे में समझने के लिए हमने मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में एसोसिएट फेलो डॉक्टर स्वस्ति राव से बात की। हमने पूछा, रूस के लिए एससीओ समिट ऑप्टिक्स का मसला बन गया है, जबकि चीन के लिए सेंट्रल एशिया पर पकड़ बनाने का जरिया। भारत के लिए एससीओ में क्या है? देखिए, भारत जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ 2005 में हम ऑब्जर्वर बने थे और 2017 में उस वक्त भी अस्ताना में हो रही थी ये समिट कजाकिस्तान में, जहां इस वक्त हो रही है। उस वक्त हम इसके फुल मेंबर बने थे। देखिए, अब भारत के लिहाज से एससीओ क्या प्रोवाइड करता है? एक आउटरीच का चैनल है, ट्रेड और स्ट्रेटेजिक आउटरीच सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए। सेंट्रल एशिया के ये जो 5 देश हैं, जिसमें उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह है। अब आपको मालूम है कि हाल के कुछ देशों में, स्पेशली मोदी के आने के बाद, मोदी की प्राइम मिनिस्टरशिप में, आपने देखा कि नेबरहुड की तरफ इंडिया का रुख रहा। सिमिलरली सेंट्रल एशिया की तरफ भी इंडिया का रुख रहा। तो इंडिया जो है वो सीख कर रहा है अपने ट्रेड टाइज को, इन्वेस्टमेंट टाइज को बढ़ाने के लिए, और एससीओ कंट्रीज जो है वो एक तरह से एक प्लेटफॉर्म वहां पे मतलब देते हैं। क्योंकि अगर आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी देखते हैं तो वो भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफी एससीओ कंट्रीज जो है, मतलब जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जो बल्क बनाते हैं एससीओ का, वो बेसिकली चाइना और रशिया के बीच में कहीं ना कहीं अपने आप को अपने ऑप्शंस को लिमिटेड पाते हैं। तो उनका भी एक तरीका है इसको भारत से अपने संबंधों को प्रगाढ़ करना और एक तरीके की एक मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करना। तो भारत के लिहाज से इसका ये पर्पस है। बाकी एक बात और इसमें ध्यान रखने वाली है कि देखिए, जो बेसिकली एससीओ है
अगर आप एससीओ के अपने ऑब्जेक्टिव और स्ट्रक्चर को देखते हैं तो एससीओ का जो काम है वो रीजनल स्टेबिलिटी, टेररिज्म को कॉम्बैट करना, इस तरह एक्सट्रीमिज्म को कॉम्बैट करना, इस तरीके की चीजों के लिए ज्यादा है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके दो मेन परमानेंट बॉडीज हैं। एक तो एससीओ सेक्रेटेरिएट है जो बीजिंग में है, बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखता है उसके। और दूसरा और जो महत्वपूर्ण उसका हिस्सा है वो रैट्स है। रैट्स क्या है? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। और ये जो है ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। अब देखिए भारत के लिहाज से रैट्स का जो जो इस्तेमाल है वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि आपको मालूम है कि भारत में सबसे ज्यादा जो टेररिज्म है वो एक्चुअली पाकिस्तान के थ्रू आता है, और पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है। तो ऐसे में रैट्स जैसे स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सट्रीमिज्म या टेररिज्म को कॉम्बैट करने का जो ऑब्जेक्टिव है उसकी बड़ी लिमिटेशंस हैं भारत की दृष्टि से। हाँ, सेंट्रल एशिया की दृष्टि से, शिनजियांग रीजन की दृष्टि से इनका अपना महत्व है, लेकिन भारत की दृष्टि से इसका मतलब महत्व कम है। भारत को 2025 में एससीओ में ऑब्जर्वर स्टेटस मिला। 2010 में नए फुल टाइम मेंबर्स की एंट्री पर लगी रोक हटी और 2014 में भारत ने मेंबरशिप की अर्जी लगाई और 2015 में भारत और पाकिस्तान की सदस्यता का रास्ता साफ हुआ। जून 2017 में औपचारिक तौर पर भारत और पाकिस्तान एससीओ के फुल टाइम मेंबर बने। तब से अधिकतर लीडर समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद हिस्सा लिया। 2022 में कोविड के बीच में एससीओ समिट के लिए उज्बेकिस्तान के समरकंद वो गए। वहां पब्लिकली पुतिन से उन्होंने कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है और इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। फिर 2023 में मेज़बानी हिंदुस्तान के पास आ गई। भारत ने समिट वर्चुअल मोड में आयोजित करवाया। सरकार ने इसकी कोई वजह तो नहीं बताई, लेकिन तभी से बहस शुरू ज़रूर हुई कि भारत एससीओ से हटने की कोशिश कर रहा है या ठंडे बस्ते में डाल रहा है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐन मौके पर अस्ताना टूर कैंसिल भी कर दिया। कहा गया कि संसद सत्र की वजह से जाने का प्लान छोड़ा गया। कई लोगों ने कहा कि चीन के बढ़ते वर्चस्व की वजह से भारत दूरी बना रहा है। प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी को कैसे देखा जाना चाहिए एससीओ में, ये सवाल हमने पूछा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में रशियन स्टडीज़ के अध्यापक राजन कुमार से। अभी नहीं जाने का जो कारण है वो दूसरा है, जो ऑफिशियल कारण है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो चूंकि वहाँ पे प्रधानमंत्री को शी जिनपिंग के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, वहाँ पे जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शरीफ, उनके साथ भी उनको दिखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इन सारे कारणों से जो भारत का जो एक एसोसिएशन है, एक एंगेजमेंट है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को लेके, उसमें थोड़ा सा बदलाव दिखता है। जितना महत्व ये पहले दे रहा था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा कम दे रहा है। ऐसा नहीं, और हो सकता है कि ये वेट एंड वॉच पॉलिसी है। उनको लगता है कि अगर बॉर्डर इशू चीन के साथ रिजॉल्व हो जाते हैं या पाकिस्तान सुधर जाता है तो फिर से हम शायद वो महत्व दे पाएंगे। इस बरस एससीओ में बेलारूस की एंट्री हो गई है। वो है रूस का करीबी, सब जानते हैं। पिछले साल ईरान की एंट्री हुई थी। भारत की तुलना में उसकी रूस और चीन से अधिक करीबी है। उससे पहले 2017 में पाकिस्तान को मेंबरशिप मिली थी। पाकिस्तान भी चीन का करीबी है। क्या रूस चीन डोमिनेशन की वजह से भारत एससीओ से कुछ दूरी बना रहा है? तो इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देश होता है वो निश्चित रूप से उसमें चीन है, क्योंकि चीन ने ही इसकी शुरुआत की थी। लेकिन ग्रेजुअली देखेंगे कि पिछले 2 दशकों में अभी उसका काफी एक्सपेंशन हुआ है। पहले सेंट्रल एशिया के देश होते थे और रूस और चीन होता था, लेकिन अब उसका एक्सपेंशन हुआ है जिसमें कि ईरान को, पाकिस्तान को और भारत को भी उसमें डाला गया। और अभी इस साल आपने अस्ताना में देखा कि बेलारूस को भी डाला गया। तो इसमें जो सबसे ज्यादा प्रभाव होता है वो चीन का होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि भारत का नहीं जाना, उसमें चीन का जो डोमिनेंस है वह भी एक निश्चित रूप से कारण है। भारत को रूस के डोमिनेंस से कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत मानता है कि जो सेंट्रल एशिया के क्षेत्र हैं ट्रेडिशनली आप देखेंगे तो वो रूस के साथ रहे, सोवियत यूनियन का हिस्सा था। उससे पहले जारिस्ट पीरियड में भी उसके रूस के साथ था। लेकिन अभी वो चूंकि इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो वैसे में इकोनॉमिक जो प्रभाव है चीन का काफी ज्यादा बढ़ गया। अभी सिक्योरिटी की बात करेंगे तो अभी भी सिक्योरिटी गारंटर सेंट्रल एशिया का रूस ही है। और वो रूस ने की अलग एक संस्था भी है जिसको सीएसटी बोलता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और रूस नहीं चाहता है कि चीन का बहुत प्रभाव बढ़े, और इस कारण से भी रूस चाहता है कि भारत जैसे देश उसमें शामिल हो ताकि चीन के प्रभाव को वहां पे बैलेंस किया जा सके। और सेंट्रल एशिया के देश भी चाहते हैं कि एक तरह से रूस और चीन दोनों को बैलेंस करने के लिए भारत जैसी शक्ति
वहाँ रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एससीओ को वेस्टर्न ग्रुप्स के काउंटर के तौर पर दिखाने की कोशिश की जाती है। क्या एससीओ वेस्ट को काउंटर करने की क्षमता रखता है, और जिस मकसद से एससीओ शुरू हुआ था क्या वो मकसद पूरा भी हो रहा है? देखिए, जहाँ तक जो इसमें जो देश शामिल हैं उसके उन देशों के अलग अलग मोटिव्स हैं। उसमें यह जरूर है कि आप देखेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो डिक्लेरेशन होता है, उसमें एक कहीं ना कहीं एक चर्चा जरूर होती है कि जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें पश्चिमी देशों का जो प्रभाव है उसको कम किया जाए। जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उसको किस ढंग से लोकतांत्रिक बनाया जाए, ये सारी बातें तो उसमें होती हैं। लेकिन अगर सही मायनों में देखेंगे तो जो देश हैं उनके मोटिव्स अलग अलग हैं। रूस निश्चित रूप से इस संस्था के माध्यम से पश्चिमी देशों को काउंटर करने की कोशिश करता है और सेंट्रल एशिया के क्षेत्र में पश्चिमी देशों के प्रवेश को रोकना चाहता है। यही मकसद चीन का भी है, लेकिन चीन का दूसरा भी मकसद है कि चीन इसके माध्यम से अपने प्रभाव को, यानी BRI जो है उसके माध्यम से जो सेंट्रल एशिया के देश हैं वहां पे अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है और पश्चिमी के देशों को काउंटर भी करना चाहता है। लेकिन जो दूसरे देश उसमें शामिल है, जैसे भारत, तो भारत नहीं चाहता है कि वहां पे इसके माध्यम से वो पश्चिमी देशों को काउंटर करे। जो सेंट्रल एशिया के देश हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन को एक तरह से बैलेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखते हैं, जहां पे कि जो रूस और चीन दोनों को वो भारत जैसे शक्ति को उसमें लाके एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश करता है और अपनी जो उसकी जो संप्रभुता है उसको बचा के रखने की कोशिश करता है कि ये सारे देश रहेंगे तो चीन या रूस या पाकिस्तान कभी भी इस ढंग का काम नहीं करेगा कि सॉवरेनिटी को इंक्रोच करे। रूस और चीन भले ही ऐतिहासिक दोस्ती का दावा करें, मगर उनके बीच भी संशय वाले संबंध हैं। अब दोनों एक दूसरे को संदेह की नज़र से अब देखने लगे हैं। मौजूदा स्थिति की बात करते हैं हम, तो रूस जंग की वजह से थोड़ा कमज़ोर है, उसकी निर्भरता चीन पर ज़्यादा है। चीन इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर करेगा। क्या इसकी वजह से दोनों के बीच पावर स्ट्रगल शुरू हो सकता है? देखिए, इस वक्त जिस तरह से यूक्रेन वॉर चल रहा है, और इस बात को मैं तकरीबन 1 या 2 सालों से भी कह रही हूँ अपनी एनालिसिस के जरिए, कि जितनी दिन तक ये वॉर खिंचती है उतना ही ज्यादा रशिया चाइना पर डिपेंडेंट होगा। और जो पूरी रशिया की इस समय वॉर इकोनॉमी है, जो आप सुनते हैं 7 to 8% ऑफ रशियन GDP इज डायरेक्टेड ऑन द वॉर इकोनॉमी एंड वॉर एफर्ट, ये सब पॉसिबल कैसे हो रहा है कि चाइना के डुअल यूज टेक्नोलॉजी सपोर्ट के वजह से, चाइना के फिजिकल सपोर्ट के वजह से, चाइना के डिप्लोमेटिक सपोर्ट की वजह से संभव हो रहा है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि रशिया चाइना के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट जो है वो डीपन हुआ है। ये हो गई एक बात। लेकिन इसके बावजूद इसको ऐसे भी नहीं समझना चाहिए कि दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इनफैक्ट चूंकि बात इस समय SCO की हो रही है और सेंट्रल एशियन कंट्रीज की हो रही है, तो इस बात को अंडरस्कोर करना जरूरी है कि अभी तक, कम से कम यूक्रेन वॉर की शुरुआत के होने तक, जो यूरेशियन जियोपॉलिटिक्स है उसमें आप एक डिविजन ऑफ लेबर देखते थे चाइना और रशिया के बीच में व्हेन इट केम टू हैंडलिंग और एंगेजिंग द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। क्या था वो डिविजन ऑफ लेबर? कि रशिया जो है वो सिक्योरिटी रेल में डोमिनेट करेगा और चाइना जो है वो इकोनॉमिक रेल में, इन्वेस्टमेंट्स में, इसमें डोमिनेट करेगा। लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद जिस तरह से जियोपॉलिटिकल चेंजेस आए हैं उस रीजन में, आई मीन सेंट्रल एशिया में भी आए हैं, कॉकसस में भी आए हैं, बॉल्कन्स में भी आए हैं, तमाम रीजन्स में आए हैं यूरोप और यूरेशिया के, उसमें से जो मेन चेंज है, बदलाव है, वो ये है कि चाइना ने जब सेंट्रल एशियन कंट्रीज से एंगेज करता है, अब जब चाइना कम से कम पिछले 2 सालों से, तो उसने रशिया को बुलाना छोड़ दिया है। और ये असल में चिंताजनक बात है जो आई एम श्योर रशिया के गले के नीचे नहीं उतरती है कि आपने अचानक हमें बाहर कर दिया। क्योंकि पहली बार 2023 में ये हुआ, जिसको C+C5 समिट कहते हैं चाइना की, कि चाइना ने यूनिलैटरली, अभी तक चाइना जब भी जो सेंट्रल एशियन कंट्री से एंगेज करता था तो उसमें रशिया कहीं ना कहीं किसी ना किसी संबंध में तरह से उपस्थित होता था। लेकिन यूक्रेन वॉर के आफ्टरमाथ में हमें दिखता है कि चाइना का एक जो डायरेक्ट अप्रोच है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के प्रति, वो थोड़ा सा उस ऑर्डर को, उस पावर बैलेंस को अफेक्ट करता है। इस महीने PM मोदी रूस जा रहे हैं। 8 और 9 जुलाई को वो रूस में रहेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पहली बायलैटरल विजिट होगी। ये यूक्रेन जंग के बीच उनकी पहली रूस यात्रा भी होगी। रूस के दौरे पर कौन से मुद्दे सबसे अधिक चर्चा में रह सकते हैं और वर्ल्ड ऑर्डर पर इसका क्या असर पड़ सकता है?
मेरे अनुसार ये जरूरी है क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध के वजह से ऐसे बहुत सारे इश्यूज क्रॉप अप हुए हैं जो युद्ध के पहले नहीं थे। ऑफ कोर्स रशिया हमारा हिस्टोरिक पार्टनर है, वेपन्स डिपेंडेंस है, ये सारी बातें सब लोग जानते हैं, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से जो इश्यूज क्रॉप अप हुए हैं उन इश्यूज को रिजॉल्व करने का कि जो भी एफर्ट्स अभी तक हुए हैं वो असल में बहुत कारगर नहीं हुए हैं। मेरे अनुसार ये 4-5 इश्यूज हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इशू तो ऑफ कोर्स एक ये है ही कि रशिया चाइना जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की डीपनिंग है उसका क्या असर पड़ता है, लेकिन ये एक तरीके का इशू नहीं है, ये एक तरीके का संदर्भ है। इश्यूज इसके अलावा भी हैं, जैसे कि ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ रहा है दोनों देशों के बीच इस वक्त। इंडिया और रशिया की टोटल ट्रेड, क्योंकि ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं अब रशिया से, तो ये ऑयल इंपोर्ट हम वॉर के पहले नहीं करते थे। 65 या 66 बिलियन का टोटल ऑयल इंपोर्ट है, जिसमें से 61 बिलियन डॉलर्स का तो केवल ट्रेड डेफिसिट है। तो ये ट्रेड डेफिसिट को हम नहीं कम कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए ज्यादा कुछ हमारे पास है नहीं। दूसरा, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस भी हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, लिहाजा जो बाकी बिजनेसेस हैं उनके अंदर इस ट्रस्ट को इन्वोक करना कि ये सैंक्शंस आप पर नहीं लगेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इसको कैसे इंडिया को टैकल करना है, रशिया के साथ भी और वेस्ट के साथ भी। दूसरा प्रॉब्लम है कि जो रूपी रूबल मैकेनिज्म है ये उस तरह से नहीं काम कर पा रहा है जैसे कि सबने उम्मीद करी थी, और इसके पीछे कारण ये नहीं है कि रशिया और इंडिया की गुडविल में कोई कमी है। कारण ये है कि जो जो जियो इकोनॉमिक जो फिस्कल जो पॉलिसीज हैं वो इस बात को फेवर नहीं कर रही हैं, क्योंकि तमाम सैंक्शंस के वजह से और जो लगातार अलग अलग ट्रांचेस में सैंक्शंस लगते हैं उसकी वजह से रूबल की वैल्यू में जो कन्वर्टेबिलिटी का इशू है वो आता है और रूबल की वैल्यू स्टेबल नहीं रहती। इसके वजह से सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया को कैपिटल कंट्रोल्स लगा के उसको स्टेबलाइज करना पड़ता है। अब समिट के अपडेट्स जान लेते हैं। 4 जुलाई को विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। उन्होंने पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए बातचीत बढ़ाने पर जोर दिया। 4 जुलाई को ही डॉक्टर जयशंकर ने लीडर्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज पढ़कर सुनाया। इसमें आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज, कनेक्टिविटी, तकनीक और सेंट्रल एशिया ये विषय केंद्र में थे। अगले बरस के लिए एससीओ की अध्यक्षता चीन के पास जा रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में चीन को बधाई भी दी। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी ब्रिटेन से है। ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 सीटों के लिए लगभग 5 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स मतदान कर रहे हैं। 326 या उससे अधिक सीटें जीतने वाला दल या गठबंधन सरकार बना लेगा। उस दल या गठबंधन का नेता प्रधानमंत्री होगा। वोटिंग ब्रिटेन के समयानुसार रात 10 बजे तक चलेगी। रात 11 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। 5 जुलाई की सुबह तक नतीजे स्पष्ट भी हो जाएंगे। ब्रिटेन के चुनाव पर वैसे नज़र बनी हुई है हमारी। इससे जुड़े अपडेट्स आपको लंदन टॉप पर लगातार मिल ही रहे हैं। आज की दूसरी सुर्खी अमेरिका से है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर माना कि डिबेट में उनसे गलती हुई। विस्कॉन्सिन रेडियो से बातचीत में बाइडेन क्या बोले, आप सुनिए। Had a bad night, and the fact of the matter is that it was I screwed up. I made a mistake. That's 90 minutes on stage. Look at what I've done in 3.5 years. You know what he's doing. It's shameful. He's talking about black jobs, meaning all the things that blacks can do are manual labor, menial labor. That's what he's doing. That's how he looks at it. बाइडेन को राष्ट्रपति चुनाव से हटाने की बहस के बीच डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने फुल सपोर्ट की बात दोहराई है। इससे पहले पार्टी के अंदर बाइडेन के इस्तीफे की मांग चलने निकली थी। बाइडेन ने अपने करीबियों से इसको लेकर चर्चा भी की थी। ये खबरें में चली कि बाइडेन चुनाव लड़ने को लेकर असमंजस में है। हालांकि व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया है कि बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव में बने हुए हैं। व्हाइट हाउस की ओर से ये भी कहा गया कि उम्मीदवारी वापस लेने का सवाल नहीं उठता। अमेरिका के चुनाव पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी और आप भी बने रहिए दी लंदन टॉप के साथ। दुनियादारी में आज बस इतना ही। शुक्रिया, शुभ रात्रि।